अगर आपकी इनकम पे टैक्स बन रहा है तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स की जो है वो सेविंग हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटीसी में हमें डिडक्शंस मिलती है अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखो मैंने टैक्स इन्वेस्टमेंट का नाम के साथ साथ कितना उसमें रिटर्न्स मिलता है प्लस लॉक इन पीरियड क्या है कि इस और अगर जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो मिलता है वो टैक्सेबल है या नहीं है इनकम टैक्स में। तो देखो सबसे पहले है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और इसमें रेट ऑफ रिटर्न जो है 7.10% मिलता है और इसका लॉक इन पीरियड क्या है 15 ईयर्स तक हमें पीपीएफ में जमा करवाने पड़ते हैं पैसे, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ जो है पहले भी विड्रॉल हो सकते हैं लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर मैं वो डिस्कस नहीं करी कि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और देन जो हमें पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। तो जो पीपीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमें ट्रिपल ई के बेनिफिट मिलते हैं। एक जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, आपकी टैक्स सेव हो जाएगा, प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, प्लस जो मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको जो अमाउंट मिलेगा उस पे भी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीपीएफ वाली इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पे जो रिटर्न है वो है आपका 7.70%। तो ये मैंने आपको अप्रॉक्स बताया कितना रिटर्न्स इन पे चल रहा है। देन इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 5 इयर्स है, लेकिन जो इस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल है इनकम टैक्स में। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, जहां पर आपको जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है कि मार्केट पे 12 to 15% के बीच में मिलता है। लॉक इन पीरियड इसका 3 इयर्स होता है और इस पे जो आप इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पे आप वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यूलिप। इस पे आपको जो रिटर्न है वो 8% से 10% के बीच में मिलता है। आपका जो लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स है और जो आपको इस पे रिटर्न मिलता है उस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स में। देन सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सारे लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते इसमें, ऐसे पर्सन जिनकी डॉटर है वही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो डॉटर है वो 10 ईयर से कम होनी चाहिए, तभी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका सन है तो ये सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए नहीं बनी, और अगर आपकी डॉटर है लेकिन जो डॉटर की जो एज है वो 10 ईयर से ज्यादा है तो भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत अच्छी योजना है, मैंने इसकी एक फुल फ्लेज वीडियो भी अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको उस पे 8.2% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, लॉक इन पीरियड 21 साल है और जो इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पे वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, देन है देखो इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 21 इयर्स है और ये भी है कि जब आपकी डॉटर की मैरिज होती है उस टाइम, तो ये आप फुल फ्लेज वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो है वो 5 ईयर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। जब फिक्स डिपॉजिट करते हो तो उसमें एक टैक्स सेविंग वाली फिक्स डिपॉजिट होती है जो कि 5 ईयर्स की होती है। तो उससे भी आपका जो है अगर आप वो फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं तो उससे भी आपको एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी और आपका जो है वो टैक्स सेव हो जाएगा। तो इस पे जो रिटर्न्स है वो 8.40% तक मिलते हैं। इसमें सीनियर सिटीजन के अलग होते हैं और नॉन सीनियर सिटीजन के अलग होते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप नई सीनियर सिटीजन है तो उस अकॉर्डिंगली आपके जो रिटर्न्स होते हैं, इसका जो लॉक इन पीरियड है 5 ईयर से, क्योंकि 5 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट है उससे पहले आप नहीं विड्रॉल कर सकते। और जो इसका इंटरेस्ट आपको मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे वो पूरा का पूरा होता है टैक्सेबल। इनका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने लिया है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ के नाम से, स्पाउस के नाम से और डिपेंडेंट के नाम से। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए लिया है तो यहाँ पर एटीसी में उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो ये अप्रॉक्स आपको 5% इसका रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, 5 इयर्स आपको लॉक इन पीरियड है और इस पे जो आपको जो भी रिटर्न मिलती है वो टैक्सेबल नहीं होती।
देन है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही है। उस पे आपको 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिटर्न मिलता है, 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है, और उस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो टैक्सेबल होता है। तो डिस्कस कर लिया, अगर हम टैक्स सेव करना चाहते हैं तो 80C में हम किस किस में अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लस ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताई है, और ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम एक्चुअली में स्पेंडिंग कर रहे हैं उस पे। तो अगर हम अपने बच्चे के लिए ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं तो वो भी 80C में हमें उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। अगर हमने कोई होम लोन लिया है तो उसकी प्रिंसिपल पेमेंट हो रही है, उसकी भी हमें डिडक्शन मिल जाती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे डिडक्शन है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ बात करूं कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें कि आपकी जो टैक्स सेविंग हो जाए। तो मैं डिडक्शन और एग्जाम्पशन की अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हर सेक्शन में उसमें बताऊंगी आपको डिडक्शन कितनी कितनी मिलेगी और किस किस चीजों पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही कवर कर रहे हैं। अपकमिंग डेज में मैं डिडक्शन और चैनल पे अपलोड कर दूंगी। जो मैक्सिमम लिमिट है ना, जैसे अगर आप पीपीएफ में, एनएससी में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करो तो टोटल जो आपका अमाउंट है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5 लाख से हो भी जाए ज्यादा, लेकिन जो इनकम टैक्स में आपको जो टैक्स सेविंग के लिए डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ 1.5 लाख तक की ही मिलेगी, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो CCC फॉर एन अमाउंट, अगर आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हो एन्युटी प्लान ऑफ LIC में और एनी अदर इंश्योरर फॉर अ पेंशन फ्रॉम अ फंड रेफर टू इन सेक्शन 1023 तो यहाँ पर भी अगर आप इस अमाउंट को डिपॉजिट करते हो किसी एन्युटी प्लान में LIC की, तो उसमें भी आपको 1.5 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलती 80CCC में। 80CCD1 कंट्रीब्यूशन, अगर आपने कंट्रीब्यूशन, ये जो आजकल बहुत सारे लोग नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन को समझना। कंट्रीब्यूशन किया है आपने नेशनल पेंशन स्कीम में या फिर एनपीएस जिसे बोला जाता है और द अटल पेंशन योजना में, तो उसको भी डिडक्शन मिलती है यहाँ पर 80CCD1 में। तो देखो यहाँ पर कितनी मिलती है, अगर आप एम्प्लॉयड है, अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए आपको कैलकुलेट करनी है, और जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है विच एवर इज लोअर, इतने अमाउंट की आपको जो है वो डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में अगर आपने एनपीएस में किया है तो आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी डिडक्शन की, 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, और जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है इस एनपीएस में या फिर अटल पेंशन योजना में विच एवर इज लोअर, तो लोअर वाला जो अमाउंट है उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो फुल 80CCE सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो देखो अभी हमने जो 80C में सारी डिडक्शन पड़ी है, प्लस हमने 80CCC वाली जो डिडक्शन पड़ी है, प्लस हमने जो 80CCD1 वाली जो डिडक्शन पड़ी है, तो इसमें जो है आपकी सारी की सारी डिडक्शन का टोटल जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा होता है। तो इनकम टैक्स में आपको सिर्फ 1.5 लाख तक की ही डिडक्शन मिलेगी। तो ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि 80CCE सेक्शन क्या बोलता है कि जो आपको टोटल डिडक्शन है इन तीनों सेक्शन की मिला के वो सिर्फ 1.5 लाख तक की है। तो आप इस हिसाब से अपनी, अगर आप टैक्स प्लानिंग के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इस हिसाब से ही करना कि आपने जितनी भी इन तीनों सेक्शन में आप इन्वेस्टमेंट करो या फिर स्पेसिफिक एक सेक्शन में इन्वेस्टमेंट करो तो उसकी आपको जो डिडक्शन है वो सिर्फ 1.5 लाख ही मिलेगी, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी। और मैं बार बार कह रही हूँ, मैं यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कवर पार्ट ही कवर करा रही हूँ। ऐसी बहुत सारी डिडक्शंस और भी है, एग्जम्पशंस और भी है जो आपको मिलती है, जैसे कि ट्यूशन फीस में अगर आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया तो उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी कमिंग डेज में। लेकिन ये वीडियो डालने का मेरा पर्पस यही था कि आप 31 मार्च से पहले आप अपनी एक बार इन्वेस्टमेंट कर ले, जिससे आपका टैक्स सेव हो जाए कि आप ह्यूज टैक्स पे करने से बच जाए। आपकी 80CCD1B की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एनपीएस में तो आपको 50,000 की और डिडक्शन दी गई है। देखो जो हमने अभी 80CC में पढ़ा कि हमने 3 सेक्शन को मिला के जो है वो 1.5 लाख तक की डिडक्शन अलाउड होगी, लेकिन अगर आपने एनपीएस में पैसा जमा करा रखा है, कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको और 50,000 की जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80CCD1B में। ठीक है, इन केस अगर आपने नेशनल, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर आपने नेशनल पेंशन फ्री स्कीम में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो आप 80CCD1 में तो 1.5 लाख कर सकते हैं, उसको डिडक्शन ले सकते हैं, और जो नेक्स्ट 50 और जो बच्चे 50,000 की है वो आप अपने CCD1 में उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 80CCD2। तो देखो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात कर ली। यहाँ पर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में तो
उसकी भी हमें डिडक्शन मिलती है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है आउटसाइड ₹1.5 लाख लिमिट अंडर सेक्शन 80 CCE। तो देखो अगर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो कैसे उसकी निकालेंगे, 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, और जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा उसकी वो डिडक्शन का अमाउंट मिलेगा। अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में कैसे निकलेगा, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, और कंट्रीब्यूशन मतलब आप कैसे निकालोगे, 10% बेसिक सैलरी कितनी है आपकी प्लस DA, और जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर हमने समझ लिया कि 80C में हम कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और वो जो इंटरेस्ट है कितना आपका लॉक इन पीरियड होगा, वो लॉक इन पीरियड प्लस अगर आपको जब उसका रिटर्न मिलेगा तो वो कितना टैक्सेबल होगा या फिर एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट देखो, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो सेक्शन 80D में, मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो सेल्फ के नाम से, स्पाउस के नाम से या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम से, तो आपको 25,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। लेट्स एन एग्जांपल, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस 35,000 का लिया और तो आपको 25,000 रुपीज की ही डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर 60 ईयर से ज्यादा है, 60 ईयर से उसकी एज ज्यादा है, तो उस केस में जो है आप जो डिडक्शन है वो 50,000 तक ले सकते हैं। मतलब अगर आपने इस केस में 35,000 का अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस लिया है तो उस केस में आपकी जो लिमिट है 50,000 तक है, तो आप 35,000 की डिडक्शन ले सकते हो। अगर किसी भी पर्सन, अगर इनमें से पर्सन की जो एज है वो, अगर पर्सन की जो एज है वो 60 ईयर से ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट्स के नाम पे लिया है, यहाँ पर ध्यान रखना 80D में जो है वो आपको पेरेंट्स के नाम की भी डिडक्शन मिल रही है, लेकिन जो हमने 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया था उसमें क्या था, हमें पेरेंट्स की डिडक्शन नहीं थी, पेरेंट्स के लिए नहीं था, वो सिर्फ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के नाम पे ही था। देन क्या है, पेरेंट्स को 25,000 की मिलेगी, लेकिन अगर पेरेंट्स की एज जो है 60 ईयर से ज्यादा है तो उस केस में आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। देन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपीज मिलता है, इंक्लूडेड इन अबव लिमिट, इन अबव लिमिट में ही इंक्लूड है। तो और भी बहुत सारी ऐसी डिडक्शन है जो हमें मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, वो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसी पे ही बेस्ड होती है। जैसे कि हमारी जो है वो 80 DDB की डिडक्शन होगी, 80E की डिडक्शन होगी, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो 80 GG की होगी, अगर आपने रेंट पे किया है तो ऐसे और भी 80 TTA की डिडक्शन होगी। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपनी चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।